बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे सारणिक के बारे में। सारणिक क्या होता है? सारणिक का अर्थ क्या होता है? सारणिक, ये जो शब्द बना हुआ है सारणी से, सारणी आप जानते हैं, सारणिक शब्द बना हुआ है सारणिक से। इसके अंतर्गत जब हम राशियों को पंक्ति और स्तंभ के रूप में वर्गाकार रचना देते हैं, वर्गाकार रचना के रूप में उसको हम लिखते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। वर्गाकार रचना के रूप में जब हम उसको पंक्ति और स्तंभों के रूप में, पंक्ति और स्तंभों के रूप में जब हम उसको व्यक्त करते हैं, वो कहलाता है सारणिक। सारणिक को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, दो खड़ी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। दो खड़ी लाइन के बीच में हम राशियों को लिखते हैं पंक्ति और स्तंभ के रूप में। जैसे देखिए यहाँ पे A11, A12, A21, A22। सबसे पहले हमको समझना है पंक्ति और स्तंभ को, किसको हम पंक्ति कहते हैं और किसको हम स्तंभ कहते हैं। यहां पे जो नंबर, जो राशि क्षैतिज के रूप में है, किसके रूप में है? क्षैतिज के रूप में, क्षैतिज में है, वो राशि पंक्ति कहलाता है। जैसे इसमें देखिए क्षैतिज में है ये A11, A12, ये हमारा क्या कहलाएगा? पंक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पंक्ति कहलाएगा। इसको हम कहेंगे पंक्ति। और जो राशियां स्तंभ के रूप में हैं, जो राशियां ऊर्ध्वाधर हैं, उसे हम स्तंभ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये A11, A21, ये हमारा क्या कहलाएगा? स्तंभ कहलाएगा। ये स्तंभ कहलाएगा। पंक्ति को हम अंग्रेजी में कहते हैं रो, और स्तंभ को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम कहते हैं। इसको हम संक्षिप्त में पंक्ति को हम दर्शाते हैं R से। अगर हम R1 लिखते हैं, R1 का आशय किससे होगा? R1 का तात्पर्य किससे है? R1 का तात्पर्य किससे है? पहले पंक्ति। वेरी गुड। R1 का तात्पर्य किससे है? पहले पंक्ति। अब मुझे ये बताएंगे आप कि ये पहले पंक्ति में जो अवयव हैं, ये जो राशियां हैं, ये सारणी का अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये अवयव कहलाएंगे। ये सारणी के अवयव कहलाएंगे। ये सारणी के अवयव कहलाएंगे। अवयव में है हमारे पास A11, A12, A21, A22। ये हमारा क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। अब मुझे ये बताएंगे आप कि पहले पंक्ति में कौन कौन से अवयव हैं? A11, A12, बहुत अच्छा। दूसरे पंक्ति में कौन कौन सा अवयव हैं? A21, A22, बहुत सुंदर। A21, A22, ये दूसरे पंक्ति के अवयव हैं। अब देखेंगे आप पहले स्तंभ में कौन कौन से अवयव हैं? A11, A21। दूसरे स्तंभ में A12 और A22। ये पंक्ति और स्तंभ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने लिखा कि पंक्ति को हम अंग्रेजी में कहते हैं रो। क्या कहते हैं उसको? रो।
रो का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में, उसका आर, ठीक है, इसलिए इसको हम आर से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। और स्तंभ को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम, और कॉलम में का जो पहला लेटर क्या होता है, सी, तो इसलिए इसको हम सी से व्यक्त करते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, सी से। अगर मैं C1 लिखूं, C1 लिखता हूं, इसका तात्पर्य क्या होगा, पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा ये जो रचना है, ये हमारा क्या है, सारणिक है। इसे हम क्या कहेंगे, सारणिक कहेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस सारणी में, इस सारणिक में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। यहां पे आप देख रहे हैं पंक्ति की संख्या है, पंक्ति है, यहां पे पंक्ति की संख्या कितनी है, 2। स्तंभ की संख्या कितनी है, 2। तो जितनी पंक्ति जितने स्तंभ होते हैं वो कहलाता है सारणिक की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, सारणिक की कोटि, सारणिक की कोटि कहलाता है, सारणिक की कोटि। यहां पे इस सारणिक में 2 पंक्ति और कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है। तो इस सारणिक की जो कोटि क्या हो जाएगी, द्वितीय कोटि। क्या कहेंगे इसको, द्वितीय कोटि के सारणिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, द्वितीय कोटि की सारणिक कहेंगे। और एक बात हमको ध्यान में रखना होगा कि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या सदैव समान होगी। जितने पंक्ति होंगे उतने क्या होंगे, स्तंभ होंगे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोटि, यहाँ 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, इसको हम व्यक्त करेंगे 2 क्रॉस 2, या इसको हम कहेंगे द्वितीय कोटि का सारणिक। क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि का सारणिक कहेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, आगे बढ़े, ठीक। A11, A12, A21, A22। सारणिक को हम किससे दर्शाते हैं, सारणिक को हम दर्शाते हैं डेल्टा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। या फिर इसे हम डी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। इसको हम या तो डेल्टा से दर्शाते हैं या फिर हम किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। लेकिन सामान्यतः हम डेल्टा का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक। अब इसमें आता है मुख्य विकर्ण। ये तो हमने बता दिया आपको, ये क्या कहलाते हैं, ये राशियां क्या कहलाती है, अवयव। ये क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। अब हम आते हैं मुख्य विकर्ण पे आते हैं। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं, मुख्य विकर्ण ये मैं यहां से लेता हूं, बाएं हाथ के जो कोने में जो राशि है, बाएं हाथ के कोने में कौन सी राशि है, A11। अब मैं दाएं हाथ के कोने का राशि लेता हूं, दाएं हाथ के कोने में कौन सी राशि है, A22। तो ये जो पट्टी में जो राशियां आएंगी, ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य विकर्ण कहलाएगा। और ये जो दूसरा वाला है, दूसरा, इसको हम विकर्ण ही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, विकर्ण, या बोलचाल में दूसरा विकर्ण कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के अवयव देख रहे हैं आप, कौन कौन से अवयव हैं, A11 और A22, ठीक। सारणिक को हम डेल्टा से दर्शाते हैं या डी से दर्शाते हैं। इसका एक निश्चित मान होता है, इसका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। अब
अब हम आते हैं द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार। द्वितीय कोटि सारणिक के प्रसार, इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? कोई हमारे पास सारणिक है, द्वितीय कोटि का सारणिक है, उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसको हम देखते हैं, इसका प्रसार देखते हैं। द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार, द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार। ये हमारे पास एक द्वितीय कोटि का सारणिक है, A11, A12, A21, A22, ये हमारे पास एक द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसका प्रसार या इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। पहले हम मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल निकालते हैं। ये हमारा कौन सा विकर्ण है? ये मुख्य विकर्ण है। पहले हम क्या करते हैं? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। ये इसका सूत्र ये है, मुख्य विकर्ण के अवयवों, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस शेष अवयवों का गुणनफल, माइनस शेष अवयवों का गुणनफल, या इसको हम ये भी कह सकते हैं दूसरे विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। शेष अवयवों का गुणनफल, शेष अवयवों का, शेष अवयवों का गुणनफल। ठीक है। अब मुख्य विकर्ण का अवयव क्या क्या है? A11, A22। पहले हम इसका इंटू करेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस साइन। उसके बाद हम क्या लेंगे? शेष अवयवों का गुणनफल। शेष अवयवों में कौन कौन से हैं? A21, A12। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका प्रसार, A11, A22 माइनस A12 इंटू A21। ये होता है द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार, या इसका हम मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हम कैसे हल करते हैं। ठीक, हम कुछ संख्यात्मक कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक सारणिक है 3, 1, 2, 4, ये। अब बताइए ये कौन से कोटि का सारणिक है? द्वितीय कोटि का सारणिक है। द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है या इसका हमें प्रसार ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। तो मुख्य विकर्ण में कौन कौन से अवयव हैं? 3 और 4। ये हो गया 3 गुणा 4। क्या लेंगे उसके बाद? माइनस, फिर शेष अवयवों का गुणनफल या दूसरे विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। ये हो जाएगा 2 गुणा 1। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू 3 चौक 12 ऋण 2। तो डेल्टा बराबर कितना हो गया? 10। ये हमारा सारणिक का मान होगा। जैसे कि हम पहले पढ़
पढ़ चुके हैं कि सारणी का एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है। तो ये द्वितीय कोटि सारणी का हमें मान कितना प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। यहां तक किसी कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद हम कुछ प्रश्नावली के सवाल लेते हैं। प्रश्नावली 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। ये नवबोध की किताब से है। नवबोध की किताब से प्रश्नावली 1.6 का पहला सवाल है। ये हमारे पास सारणिक है PQRS। अभी हमने आपको बताया है सारणी को हम किससे व्यक्त करते हैं? सारणी को डेल्टा से। तो इसको हम डेल्टा से व्यक्त कर देते हैं। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या तरीका बताया है? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस शेष अवयवों का गुणनफल। तो बताइए इसका मान क्या होगा? ये मुख्य विकर्ण के अवयव है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये हो जाएगा हमारा P इंटू S, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, माइनस शेष अवयवों का गुणनफल। ये हो जाएगा R इंटू Q। इस प्रकार से हम सारणी का मान ज्ञात करते हैं। ये जो सारणिक दिया गया है उसका मान ये होगा PS माइनस RQ। अब हम एक सवाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। डेल्टा इज इक्वल टू cos x sin x sin x cos x। ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। फिर वही तरीका है हमारे पास। इसका पहले हम क्या करेंगे? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा, मुख्य विकर्ण में क्या है? cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। ठीक। अब यहां पे देखिए डेल्टा इक्वल टू cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक ये फार्मूला है, ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक संबंध होता है त्रिकोणमिति में। इसके बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है? ये होता है cos 2x के बराबर होता है। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये किसके बराबर होता है? cos 2x के बराबर होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? मैं अब लेता हूं क्वेश्चन नंबर 13।
यदि सारणिक 3m 4 5, ये पहले पंक्ति के अवयव हैं 3 और m, और दूसरे पंक्ति में क्या है 4 और 5, ये बराबर है 3 के, हो तो m का मान ज्ञात कीजिए, हो तो m का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हमें सारणिक को एक समीकरण के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया है? समीकरण के रूप में दिया है। सारणिक को हमें एक समीकरण के रूप में दिया है। यहां से हमें m का मान ज्ञात करना है। इस सारणिक का मान किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ये हमारा कौन सा सारणिक है? द्वितीय कोटि का सारणिक है। द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसका मान हमें 3 के बराबर दिया है, तो इसको हल करके हमें जो अज्ञात राशि m है, इसके स्थान पे कोई संख्या होनी चाहिए, ये हमें पता नहीं है, तो हम हल करके m का मान ज्ञात करेंगे। तो इज इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होता है का अभिप्राय यह है कि, का अभिप्राय यह है कि, का मतलब यह है कि ये सारणिक है, इसका मतलब क्या होगा? इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या होगा? ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं 3 और 5, तो हो जाएगा 3 गुणा कितना हो जाएगा? 5, 3 गुणा 5 माइनस 4 इंटू m, 4m इज इक्वल टू 3, इज इंप्लाइज दैट 3 पंचे 15 माइनस 4m इज इक्वल टू 3, इज इंप्लाइज दैट, अब हम जो अचर राशि है उसको एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 4m इज इक्वल टू 3 माइनस 15, पक्षांतर किया यहाँ पे हमने, पक्षांतर के द्वारा, is implies that minus 4m is equal to 3 minus 15 minus 12 minus 12, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, is implies that m equal to 12 upon 4, तो ये 12 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसलिए m बराबर कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा द्वितीय कोटि का सारणिक। हमने सारणिक में आपको ये बताया कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, सारणिक के कोटि, सारणिक का मुख्य विकर्ण और द्वितीय कोटि सारणिक का प्रसार। अब यहां पे हम और देखते हैं कि जब हम एक द्वितीय कोटि का सारणिक को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, देखिए A11, A12, A21, A22, यहां पे A11 पहला जो नंबर है ये उस अवयव का पंक्ति को व्यक्त करता है, और जो दूसरा नंबर है वो उसके स्तंभ की स्थिति को बताता है, उसके स्तंभ की स्थिति को बताता है।
जैसे हमने लिखा है A11, तो ये जो अवयव कौन से पंक्ति में है? पहला पंक्ति में। तो ये जो नंबर है ये बताता है हमें पंक्ति को, और जो दूसरा नंबर है वो किसको बताता है? स्तंभ को बताता है। उसकी पोजीशन हमें पता चल जाती है। किसकी पोजीशन, किसकी स्थिति? अवयव की। ठीक है। अब ये देखिए, ये A12 है, A12 ये अवयव है, ये कौन सा पंक्ति में है? प्रथम पंक्ति में, पहले पंक्ति में है। कौन से स्तंभ में? द्वितीय स्तंभ में। ये जो अवयव है कौन से पंक्ति में है? दूसरे पंक्ति में है। कौन से स्तंभ में है? पहला स्तंभ में है। ये दूसरा स्तंभ और दूसरे पंक्ति में है। इस प्रकार से उसको हम जो सारणिक में जो अवयव होते हैं, सारणिक में जो अवयव होते हैं उसकी पोजीशन को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं औपसारणिक। अब हम आते हैं औपसारणिक। औपसारणिक किसे कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में माइनर कहा जाता है। हमारे पास एक द्वितीय कोटि का सारणिक है, A11, A12, A21, A22। हमारे पास एक द्वितीय कोटि का सारणिक है। अब बताइए, इसमें कुल कितने अवयव हैं? 4 अवयव। हम जैसे ये अवयव को लेते हैं A11, अब इसका हम उपसारणिक बताएंगे। इसका हम क्या बताएंगे? उपसारणिक बताएंगे। ये अवयव है, इसका हम उपसारणिक बताएंगे। इसका उपसारणिक का मतलब ये होता है, ये अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है उस अवयव को आपको छोड़ देना है। उसको आपको क्या कर देना है? छोड़ देना है। बाकी जो अवयव बचेगा वही इसका क्या कहलाएगा? उपसारणिक। अब देखिए, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक क्या आएगा? ये कौन सी पंक्ति में है? प्रथम पंक्ति में। जिस पंक्ति में है उसके अवयव को आप छोड़ दो, इसको छोड़ देना है। ठीक। और यह जिस स्तंभ में है, जिस स्तंभ में है उसको भी आप छोड़ दीजिए, उसके अवयव को छोड़ना है। अवयव जिसकी हम उपसारणिक बता रहे हैं वो जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसके अवयवों को आपको क्या करना है? छोड़ देना है। बाकी जो बचेगा अवयव वही उसका क्या कहलाएगा? उपसारणिक कहलाएगा। तो यहाँ पे A11 अवयव है, अवयव A11 का उपसारणिक A22। बहुत अच्छा, A22। उसी प्रकार से A12 का इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा? A21 हो जाएगा। इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा? A21 हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया? जब हम किसी अवयव का उपसारणिक बताते हैं तो वो अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो अवयव बचेगा वो कहलाएगा, उस अवयव का उपसारणिक कहलाएगा। ठीक है? अब इसके पश्चात हम लेते हैं सखंड। सखंड किसे कहते हैं? सखंड या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम कोफैक्टर। जैसे हमारे पास एक उपसारणिक है, एक हमारे पास सारणिक है A11, A12, A21, A22। ये हमारे पास एक सारणिक है। इसकी कोटि क्या है? द्वितीय कोटि का सारणिक है। हमारे पास ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। अब हम मान लो हमको ये जो अवयव है इसका हमें सखंड बताना है। इसका सखंड कैसे ज्ञात करेंगे? इसका सखंड का आशय किससे है? कैसे ज्ञात करेंगे इसका सखंड को? इसके लिए हम एक सूत्र लेते हैं सखंड ज्ञात करने के लिए। Aij इज इक्वल टू -1 to the power I plus j इंटू संगत उपसारणिक, ये इसका सूत्र है। काहे का सूत्र है? सखंड ज्ञात करने का सूत्र है। हम किसी अवयव का सखंड कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पे आई का मतलब किससे है? पंक्ति से। आवी पंक्ति और जेवी स्तंभ। आई किसको व्यक्त कर रहा है? पंक्ति को। और जे किसके लिए है? स्तंभ के लिए है। अब मान लो हम यहां पे ये हमारे पास ये अवयव है A11, इसका हम सखंड ज्ञात करेंगे। तो इसका सखंड को हम व्यक्त करते हैं। ये कौन से पंक्ति में है? प्रथम पंक्ति में है। कौन से स्तंभ में है? प्रथम स्तंभ में है। तो इसका सखंड को हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? ये इसके बाद क्या आ जाएगा एक साथ? आई पंक्ति के लिए है और जे किसके लिए? स्तंभ के लिए। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? A11, ये क्या हो जाएगा? 11। A11 ये किसको इंगित करेगा? ये इंगित करेगा अवयव A11 का सखंड को इंगित करेगा। किसको इंगित कर रहा है? सखंड को। ये अवयव का A11 का सखंड को क्या करेगा? इंगित कर रहा है वो। हम आते हैं सूत्र पे। -1 to the power I plus j। I के स्थान पे 1 है, 1 + 1। अब m किसके लिए है? उपसारणिक के लिए। m किसके लिए? उपसारणिक के लिए। मैंने जैसे पहले बताया था कि उपसारणिक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइनर। माइनर का पहला लेटर क्या होता है? m, इसलिए इसको m से दर्शाया गया है। उसका संगत उपसारणिक। तो ये संगत उपसारणिक निकालने के लिए ये जो अवयव जिस पंक्ति में उसको छोड़ दीजिए, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दीजिए। अब जो बचा अवयव है
वही उसका क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। तो m क्या चीज है, उपसारणिक, m फॉर माइनर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका उपसारणिक हो जाएगा A22। इस सूत्र को हम इस तरीके से, ये पर्टिकुलर इस अवयव के लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर -1 टू द पावर 1 + 1, और ये हो जाएगा m, i के स्थान में क्या है 1, j के स्थान में क्या है 1 1 M11 किसको बता रहा है, पहले अवयव का क्या है, ये उपसारणिक। पहले अवयव का क्या है, उपसारणिक। अभी इसको हल कर रहे हैं, आगे इसको हल कर रहे हैं हम। इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, मैंने बताया। इसको हम आगे हल करते हैं। A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू A22। A11 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये +1 इंटू A22। A11 इज इक्वल टू A22। ये होगा हमारा अवयव A11 का क्या निकला, सखंड निकला। ठीक है। अब आप ये जो बाकी अवयव हैं A12, A21, A22, इसका आप सखंड निकालिए, इसका आप सखंड ज्ञात कीजिए। चलिए आप अपने कॉपी में कीजिए। हाँ, तो इसका सखंड क्या आया, A12 का, A12 का सखंड A12 का सखंड क्या है, माइनस, ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसका अवयव को छोड़ोगे, -A2 का सॉरी A12 का सखंड, A12 का सखंड कैपिटल A12, 1 काय के लिए, पंक्ति के लिए, 2 सेकंड नंबर स्तंभ के लिए। ये हो जाएगा हमारा -1 की घात 1 धन 2 इंटू, अब इसका हमें उपसारणिक देखना है। तो ये जिस पंक्ति में उसको छोड़ दीजिए, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दीजिए, जो अवयव बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। तो ये उपसारणिक हो जाएगा A21। A12 इज इक्वल टू -1 की घात 1 धन 2 3 A21, और ऋणात्मक राशि की घात अगर विषम संख्या हो तो वो मान हमें किस में मिलेगा, माइनस मिलेगा, ऋण में मिलेगा। तो ये हो जाएगा A12 बराबर माइनस साइन ही लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख दीजिए -1 इंटू A21। A12 इज इक्वल टू -1 इंटू A21 -A21। इस तरीके से हम बाकी अवयवों का सखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्लियर हो गया आपको सारणिक किसे कहते हैं। सारणिक में पंक्ति स्तंभ होते हैं, सारणिक का अवयव, सारणिक का मुख्य विकर्ण, द्वितीय कोटि का सारणिक,
उसका प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हम उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हम सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारे टॉपिक्स में हमने अभी अध्ययन किया। और एक बात हमको विशेष ध्यान रखना है कि सारणिक में उनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या सदैव क्या होती है, बराबर होती है। अब अभी हमने पढ़ा है द्वितीय कोटि का सारणिक, अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे तृतीय कोटि के सारणिक। ठीक है, धन्यवाद।